जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग मतलब क्या कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ जो बेसिक सा इससे रिलेटेड था वो हमने पढ़ लिया था, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक हमने ये जाना था कि अकरेंस ऑफ मेटल का मतलब क्या है। तो हमें पता चला था यार कुछ मेटल्स कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना। तो वो जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो हमेशा आपको कंपाउंड के रूप में ही मिलेंगे, मतलब किसी के साथ मिलेंगे। फिर उसके बाद फिर हमने देखा था कि कुछ आपके मेटल ऐसे होते हैं जो आपके मॉडरेट होते हैं, है ना। वो हो सकता है कि आपको कंपाउंड के स्टेट में मिले या फिर आपको फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, जिसमें से बेस्ट एग्जांपल जो होता था वो आपका कॉपर होता था। फिर उसके बाद फिर मान लो कि जो आपका मतलब क्या कहते हैं कि फिर आता है, फिर आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आते थे। और वो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते थे वो आपको ज्यादातर फ्री स्टेट में मिलते थे। तो हम उनको फ्री स्टेट में दूसरे नाम से क्या बोल देते थे कि हाँ भाई वो आपके नेटिव स्टेट में मिल रहा है, ये चीज है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब अगर मान लो कि मैं बात करते तो हाँ भैया मेटल मिल रहा है, कंपाउंड स्टेट में मिल रहा है, तो कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। तो उससे रिलेटेड हमने दो टर्मिनोलॉजी जानी थी। एक टर्मिनोलॉजी जानी थी कि मिनरल्स क्या होता है। तो हमने ये समझा था कि मिनरल वो पत्थर होता है जिसमें आपका मेटल पाया जाता है। लेकिन हर पत्थर तुम्हारा फ्रूटफुल थोड़ी नहीं है, क्योंकि हो सकता हो कि एक पत्थर में ज्यादा मेटल पाया जा रहा हो, एक पत्थर में कम मेटल पाया जा रहा हो। तो जिस पत्थर में ज्यादा मेटल पाया जाता है उस पत्थर को हम लोग बोल देते हैं ओर बोल देते हैं। तो ओर मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा मिनरल जिस चीज से आप अपना मेटल निकालते हो बड़े ही कन्वीनियंटली तरीके से, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं हुई, और दिक्कत ना होने की वजह से आप काफी प्रॉफिटेबल भी रहे। तो आप ये बोल देते हो कि हाँ उस मेटल का वो ओर है। ये हमने समझ लिया था। फिर हमने इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी जान लिए थे कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट एक ऐसा पत्थर है जिससे आप मतलब क्या कहते हैं कि सोडियम को निकाल सकते हो। लेकिन आपको मालूम है कि सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो वो हमेशा वो सोडियम और क्लोराइड के रूप में मिलेगा, मतलब कि रॉक सॉल्ट में NaCl के रूप में मिलेगा। तो बाद में इसमें मतलब क्या कहते हैं कि हम केमिकल रिएक्शन करा के मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करा के फिर हम इससे Na निकालते हैं, ये चीज हो गया। ठीक इसी तरीके से तुम्हारा एक हमने और पढ़ा था और जिसका नाम है तुम्हारा बॉक्साइट। और हमें पता चला था कि हाँ यार बॉक्साइट से हम लोग निकालते हैं एल्यूमिनियम। और वो जो एल्यूमिनियम आपको मिलता है वो नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलता, वो कंबाइंड स्टेट में मिलता है, जिसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मूला Al2O3। ये हो गया। ठीक इसी तरीके से हमने मैंगनीज के बारे में समझा था। मैंगनीज और मैंगनीज में अंतर होता है, तो इस चीज को याद रखना। तो हमने मैंगनीज के बारे में समझा था। क्या मैंगनीज कहाँ से निकलता है तुम्हारा, मैंगनीज निकलता है तुम्हारा पायरोल्यूसाइट से। कहाँ से निकलेगा तुम्हारा, पायरोल्यूसाइट, मतलब पायरोल्यूसाइट एक तुम्हारा ओर है, वहां से तुम्हारा मैग्नीज निकलेगा। लेकिन किस फॉर्म में निकलेगा, वो फॉर्म है तुम्हारा मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MnO2। ये हो गया। फिर हमें मालूम है कि भैया अगर आपको जिंक चाहिए तो जिंक आपको दो जगह से मिल सकता था। एक आपको कैलामाइन के रूप में, कैलामाइन पत्थर से भी मिल सकता है, और एक आपको जिंक ब्लेंड पत्थर से भी मिल सकता है। लेकिन हमें मालूम है कि कैलामाइन में किस रूप में मिलेगा आपको, वो आपको जिंक कार्बोनेट के रूप में मिलेगा, मतलब कि ZnCO3 के रूप में मिलेगा। और जिंक ब्लेंड में किस में मिलेगा, तुम्हें सल्फाइड के रूप में मिलेगा, मतलब कि जिंक सल्फाइड के रूप में मिल जाएगा। ये हो गया। ठीक इसी तरीके से हमने आयरन का भी पढ़ लिया था, कॉपर का भी पढ़ लिया था, मरकुरी का भी पढ़ लिया था। ये हो गया। तो आज से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एक्चुअली में तुम्हारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो देखो, जब भी हम किसी भी मेटल को उसके ओर से निकालते हैं तो हम ये बोल देते हैं कि हाँ यार वो तुम्हारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है। लेकिन मुझे मालूम है कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हर एक मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। कैसी होंगी, थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। अब वो जो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है तो हमारा जो निकालने का तरीका होता है, जो हमारे प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस भी क्या हो जाते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन तीन एक ऐसे प्रोसेस होते हैं, थ्री प्रोसेस ऐसे होते हैं जो ज्यादातर मतलब क्या कहते हैं कॉमन देखे गए। जिसमें से सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मतलब कि अगर मान लो कि हमको पत्थर मिल भी गया ना, कि कोई पत्थर मान लो कि मैंने बोल दिया कि हाँ उस पत्थर में तुम्हारा ये मेटल तुम्हारा पाया जाता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मतलब क्या कहते हैं वो पत्थर अभी भी कंसंट्रेटेड नहीं है। क्योंकि मान लो कि मैं तुमको एक बकेट, एक तुमको बकेट ये देता हूँ, एक तुमको मग देता हूँ ये, और एक मग देता हूँ ये। इसमें मान लो कि मैं पानी भर देता हूँ, पानी के साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये HCl डालता हूँ, और इसमें HCl कंसंट्रेटेड डालता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मुझे बताओ सबसे बेस्ट HCl किस में पाया जाएगा, तो तुम बोलोगे भैया A में पाया जाएगा, B में नहीं। क्यों, B में तुम्हारा डाइल्यूटेड फॉर्म में है। ठीक इसी तरीके से जो हमारा मिनरल होता है ना, जब हमारा मिनरल, जब तुम्हारा जो मेटल होता है, जब तुम्हारा कोई भी मेटल तो भी किसी और से निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारी तुम्हारी इंप्योरिटीज मिली रहती हैं। और वो जो इंप्योरिटीज होती क्या होती है, तुम्हारी सैंड हो गई, डस्ट हो गया तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं माइका हो गया तुम्हारा, अर्थ पार्टिकल्स हो गए, मतलब काफी चीजें हो गई। तो अब हम इनको अलग अलग नाम से नहीं बुलाते, इनको हम एक साथ क्या बोल देते हैं, गैंगुई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, गैंगुई बोल देते हैं। तो जब भी हमको कभी भी कोई भी और को
है ना। ये जो इस समय जो ओर है वो कैसा हो रखा है, इम्प्योर हो रखा है, क्योंकि पूरी तरीके से इसमें मेटल तुम्हारा कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड इस रूप में नहीं, मतलब कि उसके साथ साथ ही तुम्हारा गैंगुई भी पाया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड के हिसाब से, जैसे कोई मेटल अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो उसके हिसाब से अलग प्रोसेस निकालेंगे, जैसे कोई कम रिएक्टिव है तो उसके हिसाब से अलग निकालेंगे। लेकिन हमारा पहला फंक्शन क्या होता है कि हम इस गैंगुई को निकालें, कि जितना ज्यादा हम डस्ट, अर्थ पार्टिकल, सैंड, ये सब जब निकाल देंगे तो हमारे पास जो फिर और बचेगा वो कैसा और होगा, वो तुम्हारा एक तरीके का कंसंट्रेटेड और होगा। कैसा और होगा, तुम्हारा कंसंट्रेटेड और होगा, कि हाँ अब इसमें मतलब क्या कहते हैं हम एक्टिविटी कर सकते हैं, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अब हम इस ओर से तुम्हारा मेटल निकालने का प्रोसेस कर सकते हैं। ये तो मुझे बताओ, ये जो थ्री प्रोसेस में जो पहला प्रोसेस है जिसमें हमने कैसे गैंगवे निकाल के उस ओर का कंसंट्रेशन बढ़ाया, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो नहीं। ठीक है, अब देखो मैं तुमको बताता हूँ। जब भी हम किसी के ओर से मेटल को निकालते हैं तो हमें मालूम है कि भैया मेटल की रिएक्टिविटी पे ये सब डिपेंड हो रखा है ना, कि कौन सा मेटल तुम्हारा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल तुम्हारा कम रिएक्टिव है। तो अगर मान लो कि मैं रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से अगर जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ है ना, तुम्हारा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो कि मैं बोल देता हूँ जिंक हो गया, आयरन हो गया तुम्हारा, उसके बाद मान लो कि मैंने बोल दिया लेड हो गया तुम्हारा, कॉपर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद मैं और एक नीचे लिख देता हूँ कॉपर हो गया, है ना, ये तुम्हारा तुम्हारा ये हो गया मरकरी हो गया, तुम्हारा ये गोल्ड हो गया, ये तुम सॉरी सिल्वर हो गया, ये तुम्हारा गोल्ड हो गया, ये तुम्हारा प्लैटिनम हो गया। तो ये जितने भी तुम्हारे मेटल होते हैं, ये मेटल कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये रिएक्टिव होने की वजह से कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। तो जब भी रिएक्टिव मेटल का जब भी हम लोग निकालते हैं, हम उनके ओर से कभी भी मतलब क्या कहते हैं उनसे मेटल निकालते हैं, तो हम जो मेथड का इस्तेमाल करते हैं वो मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। किसका इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। तो यहाँ जो मेटल्स हमने लिए हैं ये हाईली रिएक्टिव ले रखे हैं। क्या ले रखा है हमने, हाईली रिएक्टिव ले रखा है। तो जब भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग उसके ओर से मेटल निकालेंगे, तो जिस प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो गया, ये चीज हो गया, ठीक, वेरी गुड। अब अगर मान लो कि मैं ये वाले मेटल्स की बात कर देता हूँ, तो ये जो मेटल्स होते हैं तुम्हारे, ये मेटल्स मतलब क्या कहते हैं कि थोड़े से मॉडरेट होते हैं। इनको क्या बोल सकते हो कि हाँ ये मॉडरेट होते हैं, इवन यहाँ तक भी तुम्हारे मॉडरेट ही कहलाते हैं ये। लेकिन मैं मॉडरेट को दो हिस्सों में क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि भैया मॉडरेट में जो आपके मेटल पाए जाते हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं। या तो वो भैया मतलब क्या कहते हैं कि कार्बोनेट फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो वो आपके मतलब क्या कहते हैं भैया सल्फाइड रूप में पाए जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर तुम याद रखोगे तो तुमको याद है कि भैया क्यूब जो आपका जिंक ब्लेंड है उसमें आपका जिंक सल्फाइड पाया जा रहा है ना। अगर आप उसकी और की बात करते तो जिंक ऑक्साइड की बात करोगे तो आपका कैलामाइन में पाया जा रहा है, ठीक इसी तरह से कॉपर का क्यूपराइट वाला मैंने पढ़ाया था, है ना। तो मतलब क्या है कि अगर मान लो कि भैया कोई एक ऐसा ओर है जिसमें जो मेटल पाए जा रहे हैं वो आपके मतलब क्या कहते हैं मतलब मॉडरेट हो रखे हैं, तो वो तुम्हारे दो रूप में कंबाइंड रूप में पाए जाते हैं। या तो वो आपके मतलब सल्फाइड रूप में पाए जा रहे होंगे, या तो फिर वो आपके मतलब क्या कहते हैं कि आपके कार्बोनेट रूप में पाए जा रहे होंगे। लेकिन हमारे लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, किसी भी ओर से उसके मेटल को निकालना या फिर किसी भी इम्प्योर मेटल को उस मेटल से निकालना, वो है ऑक्साइड के रूप में। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि कोई भी अगर मेटल मान लो कि सल्फाइड के रूप में पाया जा रहा है या कार्बोनेट के रूप में पाया जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग उसको ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस का नाम है तुम्हारा कैल्सिनेशन प्रोसेस, और एक प्रोसेस का नाम है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, और बताओ, एक का नाम अगर कैल्सिनेशन प्रोसेस है, दूसरे का नाम बताओ मुझे, बता। रोस्टिंग। हाँ, रोस्टिंग क्या होता है तुम्हारा, वो रोस्टिंग प्रोसेस हो गया। तो हम लोग इसके थ्रू बड़े आराम से निकाल लेते हैं, ये चीज हो गया। और बाद में जो तुम्हारे ये लास्ट वाले जो बचते हैं ना, ये जो लास्ट वाले तुम्हारे ये वाले हो गए है ना, तो ये काफी मतलब क्या कहते हैं कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के लिए हमको कुछ नहीं करना होता है, बस उनके जो भी तुम्हारे मान लो कि जो भी मेटल है जो भी ऑक्साइड रूप में पाए जा रहे हैं, बस हमको उनको क्या करना होता है, हीट करना होता है। हीट करते ही हमको मतलब क्या कहते हैं मेटल मिल जाता है। लेकिन ये जितने भी मेटल मिलते हैं सब थोड़े से फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इम्प्योर रह जाते हैं, तो हमें इनकी रिफाइनिंग करना भी जरूरी होता है। क्या होता है, रिफाइनिंग करना भी जरूरी होता है, ये हो गया। अच्छा देखो, जब भी तुमको मैंने पढ़ाया होगा रिएक्टिविटी सीरीज तो कुछ ऐसे ही पढ़ाया होगा, है ना। सोडियम, तुम्हारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, है ना। फिर तुम्हारा टीन, लेड, फिर इस तरीके से हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर इस तरीके से। तो लेकिन अगर मैं और भी मेटल को अगर इंक्लूड करना चाहूँ या नॉन मेटल को भी साथ में इंक्लूड करना चाहूँ, तो ये एल्युमिनियम और जिंक के बीच में पाया जाता है तुम्हारा मैंगनीज भी पाया जाता है, ये तुम्हारा मैग्नीशियम है।
ये तुम्हारा मैग्नीज है, और मैग्नीज के जस्ट नीचे पाया जाता है तुम्हारा कार्बन पाया जाता है। जैसे तुम्हारा लेड के बाद तुम्हारा हाइड्रोजन पाया जाता है एज अ नॉन मेटल, वैसे ही तुम्हारा जिंक के ऊपर तुम्हारा मतलब क्या पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है। ये तो जब भी हम लोग कभी भी ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो तुम्हारा जिंक है ना, ये तुम्हारे ये जितने भी हो गए, तो इनमें या तो हम लोग कार्बन के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं निकालने के लिए, या तो फिर मान लो कि उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, इससे ऊपर वाले एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि चलो ठीक है मैग्नीज को हमको प्यूरिफाई करना है, तो फिर हम मतलब कार्बन का ये करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया कार्बन जो है वो उससे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो जब भी हमको किसी को डिस्प्लेस करना होता है, यही तो हमने जाना था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि भैया कभी भी हमको डिस्प्लेस करना होता है किसी भी मेटल को, तो हम उससे हायर रिएक्टिव मेटल को लेकर आते हैं कि ताकि वो उसके आयंस को जल्दी लिबरेट करके वो अपना उधर प्रोडक्ट बना ले, है ना। तो अगर मान लो कि मेरे को मैग्नीज को अगर वो करना होगा, मैग्नीज को अगर मान लो कि प्यूरिफाई करना होगा, तो मैं ऊपर वाले किसी भी मेटल के पाउडर को इस्तेमाल करके करूंगा। तो उसमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाता है तुम्हारा एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम पाउडर डाल के भी बड़े आराम से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मैग्नीज का एक्सट्रैक्शन निकाल सकता हूँ। तो ये अभी तो मैंने बस तुमको बताने की कोशिश की कि हाँ देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि जो हम लोग मेटल पढ़ते हैं केवल यही एक मेटल की सीरीज होती नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। बीच में तुम्हारे जिंक के ऊपर तुम्हारा कार्बन भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, लेकिन जो कार्बन होता है वो तुम्हारा नॉन मेटल होता है, एकदम वैसा ही जैसे लेड और तुम्हारे कॉपर के बीच में तुम्हारा हाइड्रोजन होता है ये। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के साथ हम लोग मेटल को प्यूरिफाई करते हैं, है ना। तो मुझे पहले बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है? इतना किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं। हाँ, ये केवल अभी मैं एक आउटलेट चार्ट बना रहा था, है ना। अब मैं तुमको सही से पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल्स को। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ सोडियम, सॉरी पोटेशियम, सोडियम, तुम्हारा फिर उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और तुम्हारा एल्युमिनियम। मैं इनकी ही बात करूंगा सबसे पहले, है ना। ये हो गया। तो ये ज्यादातर तुमको किस रूप में मिलेंगे? तुमको या तो ऑक्साइड के रूप में मिलेंगे, या तो ये तुमको मतलब क्या कहते हैं क्लोराइड के रूप में मिलेंगे, है ना। जब भी तुमने बोला होगा कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, क्या है ना, तुम्हारा पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, या फिर तुमने क्या बोला होगा भैया, मतलब क्या कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना। इस तरीके से तुमने बोला होगा। लेकिन जब भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं, अगर बोला जाए कि सबसे बेस्ट मेथड क्या है, कौन से मतलब क्या कहते हैं किससे जल्दी से निकाल सकते हो, तो तुम्हारा ऑक्साइड वाला। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई भी मेटल हो जिस ओर से भी निकाला जा रहा है उस ओर में वो ऑक्साइड के रूप में ही पाया जाए, है ना। और ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये ऑक्साइड ही बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि भैया ऑक्साइड बना लेंगे तो ये अपने आप को स्टेबल कर लेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कहते हैं ट्रांसफर करके मतलब बड़े आराम से अपने ऊपर आयोनिक चार्ज बना लेंगे। और आयोनिक चार्ज बनाते ही मतलब क्या करेंगे, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से प्लस माइनस करके अपने आप को बाउंड कर लेंगे। ये चीज है। तो अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, इनके ऊपर मतलब क्या कहते हैं कि कार्बन का पाउडर छिड़क के मतलब क्या कहते हैं हीट करते हैं तो उसमें मतलब हट जाएगा, तो बोलोगे नहीं भैया ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि भैया कार्बन इन मेटल के अकॉर्डिंगली लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब कि लेस रिएक्टिव है। तो अगर लेस रिएक्टिव है तो इसमें काम नहीं चलने वाला ये। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं। कौन सा प्रोसेस करेंगे तुम्हारा? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं। तो अब देखो मैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू तुम्हारा एक मेटल जो होता है अपने ओर से कैसे निकाला जाता है। तो जैसे मान लो कि मैं रॉक सॉल्ट की बात कर देता हूँ। रॉक सॉल्ट में जैसे तुम्हारा सोडियम हो गया, क्या हो गया? रॉक सॉल्ट जैसे मान लो कि तुम्हारा सोडियम हो गया, ठीक है। उसमें सोडियम किस रूप में पाया जा रहा है भैया? आपका NaCl रूप में पाया जा रहा है। तो मैं इस NaCl को क्या करूंगा, मैं इसको मेल्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एकदम मेल्ट कर दूंगा। तो मुझे मालूम है कि भैया मैं इसको जैसे ही मेल्ट करूंगा तो ये अपने आयोनिक फॉर्म में तुरंत फिर से टूट जाएगा। मतलब कि कैसे हो जाएगा, एक तरफ Na पॉजिटिव घूम रहा होगा और एक तरफ क्या हो रहा होगा, तुम्हारा Cl निगेटिव घूम रहा होगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस वो होता है कि जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपको कैथोड और एनोड रे में आपको कुछ डिपॉजिट दिखने को मिलेंगे। मान लो कि अगर मैं एक बैटरी बनाता हूं, ठीक है, एक बैटरी बनाता हूं इस तरीके से, तो तुमने देखा होगा कि दो डंडियां इस तरह से लगी रहती हैं, इधर साइड इधर लगी रहती है। तो उन दो डंडियों के नाम होता है, एक का नाम होता है तुम्हारा कैथोड नाम होता है और एक का नाम होता है तुम्हारा एनोड नाम होता है। इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी तभी बहती है जब तुम पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हो। तो जो तुम्हारा कैथोड होता है ना, कैथोड में पाए जाते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन। और इधर क्या पाए जाते हैं तुम्हारे पॉजिटिव प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो जब भी तुम्हारे ट्रेवल करते हैं तभी तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी बहती है। और ये कैसे ट्रेवल करते हैं? कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करते हैं, तब जाके तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से बहा करती है। ये चीज हो गया। तो हम भैया इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं?
तो देखो क्या है, अगर मान लो कि मैंने बोल दिया तुमको कि चलो ठीक है तुम एक सोडियम लो, सोडियम को क्या करो मेल्ट कर दो। तो जैसे तुम सोडियम को मेल्ट करोगे तो तुमको तुम्हारे पास वो जो मेल्टेड फॉर्म में जो तुम्हारा सोडियम क्लोराइड है उसमें क्या तुम देख रहे होगे, सोडियम पॉजिटिव रूप में पाया जा रहा है और तुम्हारा क्लोरीन नेगेटिव रूप में पाया जा रहा है ना। तो मुझे बताओ अगर ये इसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि भैया इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, इसी वजह से आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो मान लो कि अगर मैंने लिख दिया ये Na पॉजिटिव है और मैंने जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक देने की वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया है, तो अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन फिर से दे दे रहा, तो ये फिर से आपका मतलब मेटल बन जाएगा, Na लिख जाएगा कि नहीं लिख जाएगा, ठीक ऐसे ही हो जाएगा। ठीक वैसे तुम्हारा क्लोरीन भी है, तो अगर मान लो कि मैं क्लोरीन को अगर जैसे मान लो यार निगेटिव का चार्ज है, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव का चार्ज अगर दे देता हूँ, क्योंकि निगेटिव का चार्ज का मतलब क्या है कि भैया इसने एक निगेटिव चार्ज ले लिया है, और अगर मान लो कि वही निगेटिव चार्ज अगर ये एनोड को जाके दे देता है, वही एनोड को जाकर ट्रांसफर कर देता है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये भी आपका मतलब क्या कहते हैं क्लोरीन ऐसा मतलब क्या कहते हैं निकल जाएगा, एकदम प्योर तरीके से निकल जाएगा। लेकिन जब तुम क्लोरीन को देखोगे तो ये तुमको किस फॉर्म में दिखाई देगा, तुमको गैस के फॉर्म में निकलेगा। और मुझे मालूम है कि गैस के फॉर्म में हमेशा जब भी क्लोरीन निकलता है तो काफी रिएक्टिव होता है, वो अपना डायटोमिक रूप में निकलता है। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ 2Cl निगेटिव लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि भैया इलेक्ट्रॉन तो दो हो गए, दो इलेक्ट्रॉन आपके हो गए। तो इसका मतलब क्या चीज है कि यहाँ भी कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो वो इस चीज पे मैटर करता है कि आपके पास जो मेटल है उसके ऊपर चार्जेस कितने आ रहे हैं। तो अगर यहाँ एक चार्ज आ रहा है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा के उसको मेटल बना रहा हूँ, और अगर मान लो कि यहाँ एक चार्ज है लेकिन क्लोरीन के तुम्हारे दो एटम है, तो टोटल दो तुम्हारे चार्ज आ गए। तो तभी मैंने दो चार्ज ऐड करा के तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं क्लोरीन गैस को ऐसा पास किया है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गैस को मैं अभी और अच्छे से जब तुमको डायग्राम बताऊँ तब अच्छे से समझाओ। बताओ पहले इतना समझ में आ गया है ना कि यार अगर NaCl को मैं Na पॉजिटिव Cl निगेटिव लिखता हूँ, तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव वाला मटेरियल है वो तुम्हारा कैथोड में जाके चिपक जाएगा, और जो तुम्हारा निगेटिव वाला मटेरियल है वो तुम्हारा पॉजिटिव एनोड में जाके चिपक जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। और ये पॉजिटिव में जाके ये तुम्हारा ये Na वाला तुम्हारा कैथोड में जाके क्यों चिपक रहा है, क्यों, क्योंकि भैया Na जो है उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है, और जो तुम्हारा कैथोड होता है वहां निगेटिव का चार्ज होता है। तो निगेटिव पॉजिटिव वो वहां बड़े आराम से तुम्हारा मतलब जाके तुम्हारा मेटल को तुम्हारा डिपॉजिट करा देगा। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया आ गया। आ गया ना। ये है। तो ये हो गया ठीक इसी तरीके से। अब जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ तुम्हारे एल्यूमिनियम की बात कर देता हूँ, है ना, ठीक इसी तरीके से मैं अब एल्यूमिनियम की बात कर देता हूँ। तो मुझे मालूम है कि भैया एल्यूमिनियम मुझे कहाँ मिलता है, बॉक्साइट से मिलता है। और बॉक्साइट में मुझे किस रूप में मिलता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में एल्यूमिनियम मिलता ऑक्साइड है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा Al2O3 होता है। Al2O3। तो मुझे अगर मान लो कि इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तो मैं इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, और जब मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो मुझे मालूम है कि भैया ये मुझे Al दे देगा, और उसके साथ साथ मेरे को ऑक्सीजन निकाल के दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। लेकिन An निकालने से पहले पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसको मेल्ट करना पड़ेगा ना। इसको क्या करोगे, मेल्ट करोगे, क्योंकि जब तक आप मेल्ट नहीं करोगे तब तक आप इलेक्ट्रोलाइसिस में पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल आपके कैथोड और एनोड रो में भला जाके कैसे चिपका दोगे, नहीं चिपका पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आपको मेल्ट करना पड़ता है। तो आप जैसे इसको मेल्ट करोगे तो मुझे मालूम है कि भैया एल के ऊपर कितना आता है, 3 पॉजिटिव का चार्ज आता है। तो मुझे बताओ अगर 3 पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है तो उसको अगर मुझे एक मेटल बनाना है एल में, तो मुझे फिर कितने इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए ना। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो फिर से उसको वापस करते हैं, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन वापस करने पड़ेंगे, इसको 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो जैसे मैं उसको 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा वैसे ही तुम्हारा ये फिर से एल एज अ मेटल फॉर्म में फिर से निकल आएगा, क्योंकि यहाँ किस फॉर्म में, ये तुम्हारा आयोनिक फॉर्म में हो रखा है। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, ये तुम्हारे कैथोड रे से आ रहे हैं। कहाँ से आएंगे, तुम्हारे ये कैथोड टर्मिनल से आएंगे। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ 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 आ गया, ये हो गया। गया। अब ठीक इसी तरीके से जैसे मान लो कि तुम्हारा वो हो गया, अब कौन सा बचा, ऑक्सीजन बचा। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, O2 निगेटिव लिखते हैं। तो अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि हाँ अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि ऑक्सीजन के दो तुम्हारे वो थे, ऑक्सीजन के दो एटम थे जिसके ऊपर O2 निगेटिव था, और मैंने इसको मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना दिया, मतलब ऑक्सीजन एज अ गैस निकाल दिया। तो मुझे बताओ फिर मैंने इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, क्योंकि अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिए तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज भी तो करने चाहिए। तो मैं यहाँ प्लस का साइन नहीं माइनस का साइन लगाऊंगी। यहाँ देखो अब इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए होंगे बताओ मुझे। अगर एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है तो 2 एटम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे फिर,
चार रखेंगे तो इसका हाँ मतलब है कि इसको चार इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और ये चार इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके लूज करेगा, ये तुम्हारा एनोड में जाके लूज कर एनोड देगा, एनोड। एनोड में जाके लूज कर देगा। तो इस तरीके से तुम्हारा ये जो एल्युमिनियम है, ये हमने एल्युमिनियम भी निकाल दिया, और हमने इस तरीके से आपका ऑक्सीजन भी निकाल दिया। सिंपल एज इट इज हो गया है ना, ये हो गया। तो फिर तुमने सोचा होगा कि भैया अगर हमको कुल मिला के, चाहे वो आपका सोडियम, जैसे मान लो कि Al2O3 को मेल्ट करने से क्या मिल रहा है, यही तो मिल रहा है ना कि भैया Al3 पॉजिटिव मिल जा रहा है, ऑक्सीजन का हमको 2 प्लस निगेटिव मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है, क्योंकि हमको बस केवल इसको तोड़ना है, ये चीज है। अगर जैसे मान लो कि NaCl की बात कर रहे हैं तो हमको Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव मिल जा रहा है, क्योंकि हमको पॉजिटिव निगेटिव में इनको तोड़ना है। तो भैया जब ये इनको आयोनिक फॉर्म में तोड़ना है तो मेल्ट करने की क्या जरूरत है, एक काम करते हैं वाटर में ही डाल देते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि NaCl, भैया ये तो एकदम कंबाइंड स्टेट में, लेकिन जैसे इसमें पानी डालूंगा, पानी डालते ही ये भी आपका NaCl में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव में, तभी तो आपका जो पूरा पानी होता है वो हल्का सा खट्टा खट्टा लगता है हर जगह। क्यों? क्योंकि उसके हर जगह जो चार्ज होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी आप नॉर्मल पानी में डालोगे तो नहीं बहेगी, लेकिन जैसे उसमें आप नमक डाल दोगे तो बहने लगेगी। तो क्यों? क्योंकि भैया जो उस समय जो NaCl है वो फिर से अपने आयोनिक स्टेज में आ गया, तो पानी से ही कर लेते हैं, है ना, इतना मेल्ट हीट देने की क्या जरूरत है। तो देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर मान लो कि तुमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, ठीक, नो डाउट, अगर तुमने इस समय जो वाटर है, ये जो NaCl है, वो तुम्हारा एक्वस स्टेज में है, तुमने उस समय अगर तुमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो मान लो कि जैसे ही इसमें तुम्हारा मतलब सोडियम आएगा, क्या आएगा, जैसे ही इसमें सोडियम आएगा वैसे ही क्या होगा, पानी भी है, वाटर भी है, और मुझे बताओ सोडियम पानी के साथ आते क्या हो जाएगा, रिएक्ट नहीं कर जाएगा, तो तुमको सोडियम मिलेगा ही नहीं। सोडियम को बनते ही पानी से रिएक्ट करते हो तुरंत वो क्या बना देगा, तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा तुरंत, वो तुरंत तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो तुमको मेटल मिलने वाला ही नहीं है जो तुम्हारा काफी हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये इसी वजह से जो हम लोग मेटल इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड स्टेज में, हम उनको मेल्ट करके उनके हम आयोनिक स्टेज में लाने की कोशिश करते हैं, ना कि हम उनको वाटर में डाल के उनके आयोनिक स्टेज में लाने की कोशिश करते हैं। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया, आ गया आ गया भैया। ना? हाँ बोलो। भैया आरओ का जो वाटर होता है वो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता होगा? अगर उसमें आयनिक चार्ज नहीं है तो बिल्कुल नहीं करेगा। तुम आरओ का जो वाटर होता है, हाँ बिल्कुल, तुमने आरओ के वाटर को कुछ बोलते हैं, मैं उसको नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, ठीक है, उसको उसको क्या मिनरल बोलते हैं? वाटर। हाँ, डिस्टिल वाटर। मिनरल वाटर। नहीं, मिनरल वाटर में ही तो मिनरल्स मतलब ही तो होता है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, ये डिस्टिल्ड वाटर होता है वो। डिस्टिल्ड वाटर में तुम्हारा कोई भी चार्ज नहीं होता। जब उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही आप उसमें HCl डाल दोगे, NaCl डाल दोगे, वो सब डाल दोगे, तो उनमें चार्ज आ जाएंगे। और मुझे मालूम है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी को बहने के लिए चार्ज की जरूरत है, आयंस की जरूरत है ना। तो बस सीधी बात है, आयंस पा गया तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या होने लगेगी, फ्लो होने लगेगी, सिंपल है ना, ये चीज है। आओ अभी देखो उसको दिखाते हैं। तो ये सारे तुम्हारे वो थे, अगर तुमको याद होगा तो कल मैंने तुमको बताया था, इन सबको याद रखना कि ये तुम्हारे रॉक सॉल्ट से तुम्हारा सोडियम क्लोराइड के रूप में निकलता है, इसको हम लोग तोड़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करके। ठीक इसी तरीके से Al2O3 को भी हम लोग तोड़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करके। तुम्हारा ये मैग्नीज को हम लोग मतलब क्या कहते हैं, एल्युमिनियम पाउडर के थ्रू तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेन है वो ये है तुम्हारा कैलामाइन। कैलामाइन और इन सब में रोस्टिंग और तुम्हारा ये वाले प्रोसेस आ जाते हैं, तो इनको याद रख लेना। बस के लिए अभी इतना याद रखो कि भैया कैलामाइन में जो जिंक पाया जा रहा है वो जिंक कार्बोनेट के रूप में पाया जा रहा है, जिंक ब्लेंड में जो जिंक पाया जा रहा है वो जिंक सल्फाइड के रूप में पाया जा रहा है। ठीक वैसे जो कॉपर है क्यूपराइट में कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड के रूप में पाया जा रहा है, और जो कॉपर ग्लास है उसमें कॉपर आपका सल्फाइड के रूप में पाया जा रहा है। ये हो गया, अगर तुम इतना भी जान लोगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं टॉपिक थोड़ा आसान हो जाएगा। ये आ जाओ, अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं तो तुमको समझ में आएगा ना। याद रखना कभी भी किसी भी, हाँ, कभी भी ये जितना भी मैंने प्रोसेस बताया, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में मेटलर्जी बोल देते हैं, कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग मेटल को उनके ओर से निकालते हैं, उनको रिफाइन करते हैं, उसको हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं, है ना। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि कभी भी किसी भी मेटल को जब भी उसकी ओर से निकाला जाता है तो हम लोग उसको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोला जाता है। लेकिन मेटलर्जी एज अ वर्ड तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक वो हो जाती है, ब्रांच हो जाती है। जैसे तुम्हारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तुम्हारे मैकेनिकल से रिलेटेड पढ़ाया जाता है ना, तुम्हारा BDS में डेंटिस्ट से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। ठीक वैसे मेटलर्जी में तुम्हारा एक ऐसी मतलब
नॉलेज दी जाती है, जिसमें आप ओर्स के बारे में पढ़ते हो, उनकी रिफाइनरीज के बारे में पढ़ते हो, मेटल को कैसे कन्वीनियंटली निकाला जा सकता है उसके सबके बारे में पढ़ते हो, है ना। तो हर एक मेटल की रिएक्टिविटी के हिसाब से सबके अलग अलग प्रोसेस है, कोई सिंगल प्रोसेस नहीं हो रखा है, लेकिन फिर भी मतलब क्या कहते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस है जो 3 मेजर स्टेप लाते ही लाते हैं, जिसमें से सबसे पहला ऐसा है कि जिस भी मेटल का तुम्हारा ओर है उसको कंसंट्रेट करना है, मतलब कि उसको इनरिच करना है ना, ये हो गया। फिर उसी कंसंट्रेटेड ओर को मेटल में कन्वर्ट करना है, लेकिन अभी भी मेटल कैसा इम्प्योर हो रखा है, बाद में उसी इम्प्योर मेटल को रिफाइन करना, प्यूरिफाई करके फिर उसको मतलब क्या कहते हैं, प्यूरिफाइड कर देना है, ये हो गया। आ जाओ, अब इसके बाद पहला वाला हो गया, है ना, कि भैया अगर मान लो कि इनरिचमेंट ऑफ ओर होता है कंसंट्रेटेड ओर, मतलब कि ओर को और कंसंट्रेटेड करना, तो इसका मतलब क्या है, तो वो मुझे मालूम है कि भैया कोई भी पत्थर उठाओगे तो हो सकता है कि उसमें आपका कोई मेटल पाया जा रहा हो, लेकिन उसके साथ साथ काफी बड़े अमाउंट में आपका सैंड, रॉक्स, है ना, ये सारी चीजें भी पाई जा रही होंगी, जिनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनवांटेड इम्प्योरिटीज, जैसे कि सैंड, रॉक, मटेरियल, अर्थी पार्टिकल, और इनको दूसरे नाम से क्या बोला जाता है, गैंगवी बोला जाता है। तो जब भी मेटल को उसके ओर से निकालने के लिए कुछ भी काम करते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गैंगवी को निकालते हैं। और तुम्हारा ये गैंगवी निकालने का जो प्रोसेस है वो मेटल टू मेटल डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज और तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा गैंगवी निकल जाता है तो फिर जो मेटल निकालना होता है फिर उसमें मेटल मेटल ही बचता है। तो इसका मतलब है कि जो उस समय जो ओर है वो कैसा हो गया, वो कंसंट्रेटेड हो गया, मतलब कि वो अपने बेस्ट रूप में पाया जा रहा है, ये हो गया। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया ना, जैसे तुम उसको देख रहे हो तो ये बॉक्साइट है, लेकिन बॉक्साइट का पत्थर है, लेकिन इसमें केवल बॉक्साइट ही नहीं पाया जा रहा है, इसमें और भी चीजें पाई जा रही है ना। तुम देख रहे हो सैंड है, डस्ट है, मिट्टी है, इसमें भी तुमको दिख रहा होगा इधर साइड सैंड, डस्ट, मिट्टी, ये गैंगुई हो रखा है। तो इसमें जो गैंगुई है इन सबको हटाना है, तो जैसे ही हटा दोगे तो फिर इसमें क्या क्या बचेगा, केवल केवल और वो वाला बचेगा जिसमें तुम्हारा उस रूप में तुम्हारा एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जा रहा है ना, जिसमें तुम्हारा सिनाबार में तुम्हारा मरकरी, जैसे मरकरी तुम्हारा सल्फाइड पाया जाता है, जिसको हम लोग एच से डोनेट करते हैं। याद रख लेना, मरकरी सिनाबार में किस रूप में पाया जाता है, मरकरी सल्फाइड में पाया जाता है, मरकरी फर्स्ट सल्फाइड में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच। लेकिन इसके साथ साथ देखो इसमें और भी गैंगवे मिल रखा है, तो पहले हमको गैंगवे हटाना है। तो ओर को पहले क्या करना होता है, कंसंट्रेट करना होता है, कि उसके सारे गैंगवे निकाल के उसको कंसंट्रेट कर दो, उसको बेस्ट बना दो। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अमन। अमन। भैया सी वाला। सी वाला। नहीं, तुम मुझे बताओ प्रणव। भैया प्रणव नहीं है सर से बोल नहीं बताओ अंश तुम। रहा। भैया डी वाला। डी वाला, और कंसंट्रेशन तो अलग चीज हो गया ना, यहाँ तुम बोले कि वेरियस प्रोसेस, वेरियस प्रोसेस में जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि रिफाइनरी प्रोसेस हो गया, वो सब प्रोसेस हो गया, तो वो तो तुम्हारा और कंसंट्रेशन नहीं होता ना, और कंसंट्रेशन बस के लिए वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग गैंगवे को निकालते हैं। ये आ जाओ, यश इसका आंसर बताओ। Which of the following is not listed as one of the three major steps involved in the extraction of a metal from its ore? Concentration of ore or enrichment of ore, converting pure metal into an alloy, conversion of concentrated ore into metal, refining, purification of impure metal. Conversion of concentrated ore into converting pure metal to alloy. बी वाला। बी वाला बिल्कुल सही कहा, है ना, ये नहीं है ना, प्योर मेटल को अलॉय में कन्वर्ट करना है हमको। अगर उसके ओर से निकालना है तो सबसे पहले उसको कंसंट्रेट किया जाता है, फिर उस कंसंट्रेट से मेटल निकाला जाता है जो भी फिर भी अभी इम्प्योर हो रखा होता है, बाद में उसको प्यूरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। और ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं कि अगर उसके ओर से मेटल निकालना है तो उसको हमको अलॉय में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं वो, बता भाई इसका आंसर, अर्पित। अर्पित क्लास में नहीं है, ठीक है। कौन कौन है, प्रणव है, चलो ठीक है। आर्यन तुम, ओ यान तुम मुझे बताओ, प्रोसेस जिसकी मदद से हम लोग मतलब क्या कहते हैं मेटल को उसके ओर से निकालते हैं,
उसको क्या बोलते हैं? ये मतलब ये बेसिकली क्या होता है? सिंगल होता है, यूनिवर्सल, हर मेटल के सेम प्रोसेस होता है, या मेटल टू मेटल डिफरेंस करता है, या फिर इसको रिफाइनरी बोलते हैं, या फिर मतलब क्या कहते हैं कि नेचुरल अकरिंग मिनरल्स होता है जो कि सबके लिए सेम होता है। ये तुम बताओ अमन। बताओ अंश। हाँ भैया, हाँ बता रहा हूँ। द प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम द ओर। भैया रिफाइनिंग। चलो तुम बताओ यश। Process used to extract metals from the is a single universal process for a metal varies from metal to metal is called refining is the same for all natural occurring minerals. देखो हर एक मेटल का जो प्रोसेस होता है ओर से निकालने के लिए डिफरेंट टू डिफरेंट होता है ना? उसको कोई रिफाइनिंग नहीं बोलते, रिफाइनिंग नहीं बोलते। रिफाइनिंग तो वो हाँ प्रोसेस बी होता है वाला होगा। जब आपका मेटल निकल चुका होता है। ये आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। ईयान, इसका आंसर बताओ कि जो तुम्हारे अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे सैंड हो गया, रॉकी मटेरियल हो गया, अर्थ पार्टिकल हो गया, जब भी ओर में पाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? स्लैग, फ्लक्स, गैंगुई, एलॉय। अमन बताओ। मन कह रहा है वो नहीं बोल सकता उसके बाहर से बहुत शोर आ रहा है। चलो ठीक है, तुम बताओ मुझे। अंश, अर्पित। सबका माइक या अर्पित का भी माइक नहीं खुल रहा है। ठीक है, प्रणव का भी नहीं खुल रहा कोई बात नहीं, तुम्हारा तो खुल रहा है ना। तुम बताओ मुझे, है। अंश तुम बताओ। भैया अलॉय अलॉय। चलो तुम बताओ मेरे को यश। The unwanted impurities like sand, rock material, earthy particle is the present in an ore is called where gangio. गैंग पता नहीं क्या पढ़ रहा है क्लास में, गधा कहीं का। अब बता अंश। भैया ये सी वाला, रिमूविंग द अनवांटेड इम्प्योरिटीज तो फ्रॉम द क्वेश्चन नहीं ओर। पढ़ पा रहा था? भैया पढ़ लिया था ना, वो थोड़ा नहीं, थोड़ी ऐसा नहीं आवाज है। पर में। क्वेश्चन पढ़ो। बताओ यश, इसको पढ़ो। The choice of method used for removing gangue from an ore depends on a difference in the melting point of the metal, physical or chemical properties of the ore and gangue, color of the ore, purity of the final metal. यह बी वाला फिजिकल और बी वाला वेरी केमिकल। गुड है ना, ये हो गया। तो सबसे पहले हमने ओर को कंसंट्रेशन करना सीख लिया। फिर दूसरा प्रोसेस क्या हमें, कि जितने भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि ये जो कंसंट्रेटेड ओर है, फिर उससे हमको मेटल निकालना है। तो हमें मालूम है कि इसमें जो तुमको ये स्लाइड दे रखी है ना, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये तुमने देखा होगा एल्यूमिनियम के बाद जिंक आ रहा है ना? तो इसमें बीच में तुम्हारा मैग्नीज भी होता है। तो यही बता रहा है कि मैग्नीज एज अ मेटल जो होता है वो जिंक के अबव पाया जाता है रिएक्टिविटी सीरीज में। और अगर मान लो कि मैग्नीज किसी भी ऑक्साइड रूप में पाया जा रहा है, तो अगर आपको उसको मैग्नीज को निकालना है उसके ऑक्साइड से, तो आप एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करोगे, ना कि आप कार्बन का इस्तेमाल करोगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इधर साइड लिखना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि हाँ तुम्हारा ये मैग्नीज पाया जा रहा है, इसके नीचे कार्बन पाया जा रहा है, तो मुझे इससे ऊपर वाले मेटल के मतलब पाउडर का इस्तेमाल चाहिए, इसको मतलब क्या कहते हैं प्यूरिफाई करने के लिए, इसको निकालने के लिए इसके ऑक्साइड से, जो कि क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, जो कि तुम्हारा पायरोल्यूसाइड से आता है। ये है ना? लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि कार्बन क्यों नहीं निकाल पा रहे, तो तुम यही बोलोगे क्योंकि भैया कार्बन जो है वो आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो रखा है आपके मैग्नीज को निकालने के लिए। लेकिन अगर मैं बोल दूं चलो जिंक को निकालना है, जिंक के लिए कार्बन कर सकता है, तो तुम बोलोगे हाँ भैया जिंक के लिए कार्बन कर सकता है। क्यों? क्योंकि भैया कार्बन जो होता है वो आपके जिंक से ज्यादा मतलब रिएक्टिव होता है, इसी वजह से जिंक के ऊपर कार्बन भी रखा गया है। तो जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, है ना? अगर मान लो कि ये ऑक्साइड के रूप में पाए जा रहे हैं, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड,
राइट? तो मैं इनको कार्बन की मदद से बड़े आराम से इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, मतलब कि कार्बन की मदद से बड़े आराम से इसका ऑक्साइड निकालकर केवल केवल उसका मेटल निकाल सकता हूँ। ये तो अभी इसके बारे में तुम लोग पढ़ दोगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम इसको नीचे ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी कॉपर आ रहा है, यहाँ भी तुम्हारा मतलब यहाँ मरकरी आ रहा है, ऊपर भी कॉपर आ रहा है, नीचे भी कॉपर आ रहा है। लेकिन यहाँ जो कॉपर आ रहा है वो तुम्हारा कॉपर सल्फाइड के रूप में आ रहा है। तो सल्फाइड के रूप में आप कार्बन का इस्तेमाल नहीं करते हो, वहां आप केवल सिंपल हीट भी दे दोगे तो भी आपका काम चल जाता है, क्योंकि सल्फाइड वाले जितने भी आपके मेटल होते हैं उनको हमको हीट देना होता है। हीट के थ्रू वो बड़े आराम से वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ऑक्साइड के बाद फिर हम लोग बड़े आराम से उसको निकाल लेते हैं। ये चीज है। तो ये जो मेथड जो हुआ ना, जो हर एक मेटल का रिड्यूस करने का उसके ऑक्साइड से, वो उसके रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड कर रहा है कि उसको कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है। तो सबसे पहला तुम्हारे वो मेटल जो हाईली रिएक्टिव हो रखे हैं, है ना, जैसे ये तुम्हारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो ये ज्यादातर किस रूप में मिलेंगे तुमको? ऑक्साइड के रूप में मिलेंगे, और हमेशा स्टेबल फॉर्म में मिलेंगे, है ना, स्टेबल फॉर्म में मिलेंगे। मतलब KCl, NaCl, है ना, इस तरीके से KOH, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, इस तरीके से मिलेंगे। और इनको तुम कार्बन डाल के बड़े आराम से इस वजह से नहीं हटा पाओगे, क्यों? क्योंकि भैया इनके बीच में जो तुम्हारा बॉन्ड बन रखा है, जो एफिनिटी आ रखी है, जो इनके बीच में जो आयोनिक बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रखा है। तो कार्बन इम्पॉसिबल है, कार्बन से आप बड़े आराम से इसके ऑक्सीजन को निकाल पाना इसके मेटल ऑक्साइड से नहीं कर पाओगे। तो इसका एक बेस्ट मेथड होता है, वो आपका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप मतलब क्या कहते हैं, मेटल को उसके क्लोराइड और उसके ऑक्साइड रूप से निकालना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, जितने भी मेटल पाए जा रहे रिएक्टिव मेटल, उनको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो उनके उनके मोल्टन क्लोराइड और मोल्टन ऑक्साइड में करना है। फिर आप जब उनके बाद मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, तब जाके आपका काम होगा ये। तो अभी अगर जैसे तुम देख रहे हो ना, ये कैसा है ऊपर वाला, ये रॉक सॉल्ट रूप में तुम्हारा ये सोडियम इसमें पाया जा रहा है, सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जा रहा है। तो जब तुम इसको मेल्ट करोगे, मेल्ट करने के बाद फिर जब तुम इसमें मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, तब जाके तुमको मतलब क्या कहते हैं NaCl कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कुछ नहीं होता, जो तुम्हारा निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है जिसको कैथोड बोलते हैं, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कराता है। जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई कराता है तो मेटल हमें मालूम है कि भैया इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से उस पर आयन आता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करा रहे तो उसका मतलब है कि अब वो आयन फिर से मिल जाएगा, तो फिर से वो मेटल बन जाएगा। यही चीज हो गया, है ना। तो इसी तरीके से तुम्हारे जितने भी मेटल होते हैं, जो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोला जाता है, क्योंकि वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं। तो अगर मैं उनको इलेक्ट्रॉन फिर से वापस कर दूं, फिर से उनको निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट करा दूं, तो फिर से मतलब फिर से तुम्हारे मेटल बनेंगे। तो इसी वजह से जितने भी मेटल है आयोनिक फॉर्म में हो रखे हैं, वो सब के सब तुम्हारे जहां चले जाएंगे, तुम्हारे कैथोड रे में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? सब के सब तुम्हारे कैथोड रे में चले जाएंगे। ये हो गया, है ना। तो इस चीज को याद रखो। तो जितने भी तुम्हारे हाईली रिएक्टिव मेटल है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बड़े आराम से निकाल सकते हो। लेकिन हमेशा याद रख लेना, उनके मोल्टन क्लोराइड के रूप में। जब भी मोल्टन क्लोराइड के रूप में इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, तो मुझे मालूम है कि कैथोड रे से आपके निगेटिव चार्ज निकलेंगे और तुम्हारे पॉजिटिव रे से तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे। तो जहां तुम्हारे जैसे मान लो कि उसके तुम्हारे जो सोडियम है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, तो तुम्हारे कैथोड से जाके मिल जाएगा। क्लोरीन निगेटिव चार्ज आता है, तो वो तुम्हारा पॉजिटिव की तरफ से जाके मतलब कि एनोड की तरफ जाके मिल जाएगा। तो बड़े आराम से तुम मतलब क्या कहते हैं कि कोई भी तुम्हारा मेटल, चाहे तुम्हारा वो एल्युमिनियम मेटल हो, चाहे तुम्हारा तुम्हारा सोडियम मेटल हो, मतलब कि रिएक्टिव मेटल जो हो रखे, जो अपने क्लोराइड और ऑक्साइड के रूप में हो रखे, तुम बड़े आराम से उनको निकाल सकते हो। ये है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। अंश, यश। Why is aluminum powder and not carbon used to reduce magnesium oxide to obtain manganese metal? Carbon is more reactive than manganese. Carbon is less reactive than zinc. Carbon is less reactive than manganese. Aluminum is yes C वाला. कार्बन इज लेस रिएक्टिव, वेरी गुड, है ना। ये हो गया। आ जाओ, अब अगला आंसर बताओ अंश, नहीं तो तुम ही बताओ। जिसका भी अंश माइक कह चल जाए वो बोल रहा सकता है। है ठीक है, बाकी अंश तुम पढ़ते रहो। यश, जिसका माइक चल जाएगा वो बोल देगा। पढ़ो। carbon can be used to reduce the oxides of which of the following metal to form the metal? Carbon can be used. We have magnesium. न- Magnesium. नहीं, Magnesium. नहीं,
क्योंकि भैया मैग्नीज जो होता है वो कार्बन के ऊपर पाया जाता है, तो मुझे तो कार्बन के अगर ऊपर पाया जा रहा है तो उसको रिड्यूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कार्बन से नीचे पाए जाने वाले सारे मेटल को कर देगा। तो मुझे बताओ, मैग्नीज से नीचे कौन से मेटल इसमें पाया जाता है? वो है तुम्हारा एल्युमिनियम है, जिंक है, मैग्नीज है, या फिर पोटेशियम है? जिंक। जिंक है ना, तो वो जिंक को करेगा। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। According to the reactivity series and the information provided, which metal oxide cannot be reduced by carbon? कार्बन से एलोन। रिड्यूस नहीं हम्म, होता है। नहीं मैग्नीज होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों? क्योंकि भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन के ऊपर पाया जाता है, बाकी आपका लेड, कॉपर, आयरन, ये सब कार्बन के नीचे पाए जाते हैं, तो वो जल्दी आराम से हो जाएंगे। बताए इसका आंसर। The method of reduction used for extracting a metal from its concentrated ore primarily depends on the color of the purity of the concentrated ore reactivity of the metal to be extracted. भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Why why can't highly reactive metal oxide like potassium KNaCaMgAl be reduced by carbon to obtain free metals? Carbon is more reactive than these metals. The oxides are very volatile. वोलाटाइल। These metals have more FeNT for oxygen than carbon does. The oxides are not stable. Reactive metal oxide not stable. Volatile मतलब क्या होता है भैया? वोलाटाइल मतलब बहना। मतलब ये। वोलाटाइल नहीं, वोलाटाइल लिखा है वो। हाँ भाई volatile सी वाला होगा। हाँ, सी वाला। देखो, जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ तुम्हारा ये, तुमने पढ़ा होगा ना NaOH, है ना तुम्हारा, ये इस तरीके से Na2O, सोडियम ऑक्साइड, है ना, Na2O पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? इस तरीके से पढ़ाया था तुम्हारा, है ना। हाँ हाँ। KOH, है ना, इस तरीके से। K2O इस तरह से पढ़ाया था। तो इनकी एफिनिटी बहुत तगड़ी है। क्यों तगड़ी है? क्योंकि भैया K2O में मतलब 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन के साथ बड़े आराम से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना लेते, इसी वजह से कार्बन के साथ ये जुड़ते नहीं जल्दी से, क्योंकि इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है, कार्बन के साथ कम है। तभी इसी वजह से आप अगर कार्बन डाल के अगर इनको मतलब क्या कहते हैं रिड्यूस कराओगे इनके ऑक्साइड से, इनके मतलब क्या कहते हैं उन चीजों से, कार्बन क्लोराइड से, तो ये रिड्यूस नहीं होने वाले। इनके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ही करो आप। आओ इसका आंसर बताओ। Which of the following metals is extracted by the electrolytic reduction of its molten chloride or oxide? Metal extracted by electrolyte. Zinc, copper, magnesium, iron. मतलब ये क्या समझा नहीं, मेटल्स बोल रहा है कि एक्सट्रैक्टेड इनमें बाय। से जितने भी मेटल है, अगर मान लो कि वो अपने क्लोराइड या फिर ऑक्साइड के रूप में है, तो उनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जिसको मैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके ही उससे मैं मेटल निकाल सकता हूँ? जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया तुम्हारा ऑक्साइड के फॉर्म में जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, तुम्हारा मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, MgO2, है ना, ये हो गया MgO, सॉरी MG, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, है ना, ये हो गया। तो मुझे बताओ कि इनमें से किस में मतलब क्या कहते हैं मैं इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस करूंगा, ये पूछ रहा है, किस में मैं कॉपर करूंगा? में कॉपर में कर सकते हैं। नहीं कर सकते। मैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन किस में करता हूँ? केवल उन्हीं मेटल में करूंगा जो कैसे होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे, मॉडरेट रिएक्टिव होंगे, या फिर लीस्ट रिएक्टिव होंगे। किस में करूंगा? जो तुम्हारे हाईली रिएक्टिव होंगे। तो मुझे बताओ इनमें से हाईली रिएक्टिव कौन सा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, है ना, तो तुम मैग्नीशियम में करोगे। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Copper can be extracted by which of the following method according to the text? Electrolytic reduction of its molten oxide, reduction of its oxide with carbon, heating its sulfide, or in vacuum. Both reduction of its oxide with carbon and heating its sulfide or in air. Extracted. डी वाला। हाँ, डे वाला। क्यों? क्योंकि भैया कॉपर आपके दो ओर में मिलता है,
एक आपके क्यूपराइट में भी मिल जाता है ना, याद होगा अगर मैंने क्यूपराइट वाला बताया था। और एक जो तुम्हारा कॉपर मिलता है वो तुम्हारा कॉपर ग्लास में मिलता है ना। तो जो आपके कॉपर ग्लास में मिलता है उसमें वो आपका कॉपर सल्फाइड के रूप में मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं Cu2S बोलते हैं। और जिसमें कॉपराइट के रूप में मिलता है उसमें ऑक्साइड के रूप में मिलता है, मतलब कि Cu2O के रूप में मिल जाता है ये। तो जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये ऑक्साइड के रूप में मिल रहा है, इसको हम तो कार्बन के साथ रिड्यूस करवाते हैं, मतलब कार्बन डाल के हटाते हैं। कार्बन डाल के मतलब ऑक्साइड को हटा देते हैं और कॉपर कॉपर निकाल लेते हैं। लेकिन जो आपका सल्फाइड वाला हो रखा है, सल्फाइड में कार्बन का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें हम लोग हीट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, रोस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हिंट देने के लिए समझा दिया कि देखो जिस फॉर्म में तुम्हारा कोई भी मेटल पाया जा रहा है, अगर ऑक्साइड के रूप में पाया जा रहा है, सल्फाइड के रूप में पाया जा रहा है, तो हम लोग अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। बस अभी तक हमने इतना जान लिया कि जितने भी तुम्हारे हाईली रिएक्टिव मेटल है, जैसे कि तुम्हारा पोटेशियम, सोडियम, तुम्हारा उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सब में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे। फिर उससे नीचे आने वाले में तुम्हारा हो गया जिंक हो गया, है ना, तुम्हारा आयरन हो गया, है ना, जिंक हो गया, आयरन हो गया तुम्हारा, उसके बाद लेड हो गया, फिर तुम्हारा उसके साथ साथ मान लो कि कॉपर हो गया। तो इन सब में ये तुम्हारे इसके साथ एक कॉपर हो गया और ये Hg हो गया। तो अगर मान लो कि ये ऑक्साइड के रूप में पाए जा रहे हैं, इधर ये सल्फाइड के रूप में पाए जा रहे हैं, तो इन इसमें तो मैं कार्बन के रूप में इसको मतलब रिड्यूस कराऊंगा, लेकिन इसमें मतलब मैं तुम्हारा मतलब सिंपल हीट देके मैं रिड्यूस कराऊंगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बस मेथड को अभी रटाने समझाने की बस कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये बता भाई इसका आंसर। Highly reactive metals are extracted by which of the following process? Reduction of their oxide with carbon, heating their sulfide ores in air, electrolysis of their molten chloride or oxide. C वाला. सी वाला, वेरी गुड, है ना। अब पकड़ जाओगे धीरे धीरे। अब इसका आंसर बताओ। During the electrolytic reduction of molten metal salts, the metal is always produced at which electrode? हम्म Where cathode. कैथोड, है ना। और ऐसा क्यों? क्योंकि भैया मेटल जो होता है वो हमेशा अपने ऊपर पॉजिटिव का चार्ज रखता है, जैसे कि Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, और ये 3 पॉजिटिव इसी वजह से आए क्योंकि भैया इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ था। तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन को लूज किए तो अगर मैं इनको इलेक्ट्रॉन दे दूं, फिर से अगर मैं इनको गेन करा दूं, तो फिर से मतलब क्या कहते हैं अपने मेटल में आ जाएंगे, Na में आ जाएगा, Mg में आ जाएगा, Al में आ जाएगा। तो भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? तो मैंने पता किया भैया इलेक्ट्रिसिटी तो दो तरीके से बहती है, एक कैथोड से एनोड की तरफ बहती है, और कैथोड जो होता है वो आपका निगेटिव चार्ज रखता है। तो इसका मतलब है कि मैं इस निगेटिव चार्ज के थ्रू अगर मैं फिर से इस वाले आयन को अगर निगेटिव दे दूंगा तो मेटल बन जाएगा। तभी तुम्हारे जितने भी मेटल होते हैं वो जब भी हम उनमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं तो वो आपके मतलब कैथोड वाले इलेक्ट्रोड में जाके चपक जाते हैं। ये है। तो अगर किसी को इतना भी याद होगा ना कि भाई मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो तुम्हारे कैथोड में जाके चिपकेगा, क्योंकि कैथोड मतलब निगेटिव होता है। सुनो, कैट आयन और तुम्हारा मतलब कैथोड में कंफ्यूज मत होना। कैथोड से निगेटिव चार्ज निकलते हैं और कैट आयन तुम्हारा तुम्हारा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ये। तो ये तुम्हारा मेटल के ऊपर आता है और ये तुम्हारा एक तरीके का इलेक्ट्रोड होता है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ जाओ। हो गया था. हाँ, अभी अभी सही है ना? हाँ हाँ. हाँ, ये पढ़ भाई। Metal ions are attracted to the cathode during electrolysis because metal ions are negatively charged, metal ions are positively charged, and the cathode is negative. B वाला. बी वाला, वेरी गुड, है ना। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। During the electrolysis of molten metal chlorides like those of sodium or potassium, which substance is produced at the anode? Positive electrode. हम्म Pure metal, oxygen gas, बोल रहा है कि chlorine मान gas. लो कि तुम्हारा सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड रूप में पाए जा रहे हैं, मतलब कि NaCl रूप में पाए जा रहे हैं, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड के रूप में, KCl के रूप में पाए जा रहे हैं। तो मुझे बताओ कि तुम्हारे अगर मान लो कि इनमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, तो मुझे बताओ कैथोड में क्या पाया जाएगा और एनोड में क्या पाया जाएगा। तो तुम्हें मालूम चल गया कि भैया कैथोड में आपके मेटल पाया जाता है। तो कैथोड में मेटल मेटल क्या पाया जाएगा आपका? एक Na मिल जाएगा और K मिल जाएगा। तो फिर मुझे तो फिर एनोड में क्या मिलेगा? नॉन मेटल मिलेगा। क्या Non-metal, मिलेगा? हाँ. नॉन मेटल, मतलब जो बचा हुआ, जो मतलब इसमें बचा हुआ। तो इसमें बचा फिर कौन सा बचा, बताओ मुझे।
नॉन मेटल मिलेगा तो क्लोरीन बचा। क्लोरीन बचा तो क्लोरीन क्लोरीन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि भैया एनोड से आपका क्लोरीन जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज और एनोड में होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव निगेटिव ये बड़े आराम से ऐसे जाके मिल जाएगा, है ना। ये तो तुम ऐसा भी समझ सकते हो रटने के लिए कि भैया अगर मान लो कि मैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर रहा हूँ, तो कैथोड में आपके हमेशा मेटल आएंगे। क्या आएंगे? कैथोड में आपका मेटल आएगा, और आपका एनोड में क्या आएगा? आपका आपका नॉन मेटल आएगा। अगर तुमने ऐसा भी रट लिया तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अगर मान लो कंपाउंड ऐसा, मैं NaCl की बात कर देता हूँ, तो NaCl में तुम्हारा मेटल कौन सा है? Na। तो मैंने Na पॉजिटिव Na लिख दिया। नॉन मेटल कौन सा? Cl है, तो मैंने Cl लिख दिया। मैंने पोटेशियम की बात की, पोटेशियम क्लोराइड की बात की, तो बताओ मुझे पोटेशियम क्लोराइड में तुम्हारा मेटल कौन सा है? तुमने बोला भैया पोटेशियम है, तो मैंने के इधर लिख दिया। और मैंने क्लोरीन की बात की, क्लोरीन का नॉन मेटल, तो मैंने इधर साइड एनोड में लिख दिया। लेकिन इसके पीछे का फंडा क्या होता है? वो पॉजिटिव निगेटिव, वो मैंने तुमको बता दिया। क्योंकि भैया Na जो पॉजिटिव होता है ना, इसी वजह से कैथोड निगेटिव के साथ वो जाके क्या बना देता है, मतलब अट्रैक्ट हो जाता है, वहां जाके चिपक जाता है। ये है। तो ये बस वो फंडा है, बस याद कराने का। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Aluminium metal is extracted by the electrolysis of its molten. हम्म Aluminium metal is extracted by electrolysis of its मान लो molten. कि एल्यूमिनियम मेटल को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू निकालना है, तो मुझे मालूम है कि एल्यूमिनियम मेटल को तुमको मोल्टेन स्टेज में पहले लेकर आना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम जो होता है वो तुम्हारा बॉक्साइड से मिलता है। तो लेकिन बॉक्साइड में किस फॉर्म में मिलता है? क्लोराइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, Oxide, ऑक्साइड yeah, oxide. ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है ना। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि अगर मेरे को कभी भी एल्यूमिनियम मेटल निकालना है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, तो मुझे उसको किस मोल्टेन स्टेज में चाहिए? मुझे ऑक्साइड के रूप में चाहिए, मतलब कि Al2.3 की, उसमें Al2O3 के डॉट के स्टेज में चाहिए। ये है क्वेश्चन। तो ये धीरे धीरे रट जाएगा। अब इसका आंसर बताओ। In the electrolytic extraction of highly reactive metal like calcium or magnesium, where is the pure metal produced? हम्म At the anode, at the cathode, equally both. Where at the cathode? एट द कैथोड, बस सीधी बात हो गया ये। तो अभी देखो ये जो है ना, ये तुम्हारा प्रोसेस है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ही हो रखा है। ठीक, इसको देखना ध्यान से, है ना। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में तुम्हारा ये जो तुम देख रहे हो, तुम्हारा जो NaCl है उसको लिक्विड एकदम मॉल्टेन स्टेज में कर दिया, मतलब कि उसके Na पॉजिटिव Cl निगेटिव को एकदम ले आए। बाद में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करके तुम्हारा सोडियम मेटल तुम्हारा कैथोड में पाया गया, क्लोरीन मेथड तुम्हारा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एनोड में पाया गया। ये है। तो अभी देखना है इसको, नीचे से क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, डायरेक्ट करंट देकर, मतलब है ना। यहाँ तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इधर साइड उसको हीट देंगे। हीट किसको दे रहे हैं? तुम्हारे उसको दे रहे हैं, तुम्हारे मतलब NaCl को दे रहे हैं, ये ताकि वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। और जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो मुझे मालूम कि Na पॉजिटिव हो जाएगा और तुम्हारा Cl निगेटिव अपने उसमें मतलब आयंस के रूप में निकल जाएंगे। और अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करा के रखी हुई है तो क्या होगा, जो तुम्हारा Na है वो तुम्हारा कैथोड में जाके चिपकेगा, जो क्लोरीन है वो तुम्हारा उसमें जाके चिपकेगा। ये है। तो जहां तुमको गैस निकलते हुए दिखाई दे रही है वो कौन सा होगा बताओ मुझे? अच्छा, जहाँ जिसमें गैस Anode. निकलती, हाँ एनोड होगा। क्यों? क्योंकि भैया उसमें से क्लोरीन गैस निकल रही है। और जो तुम्हारा दूसरा वाला कैथोड है उसमें आपका मतलब क्या कहते हैं वो है। तो ये देखो यहाँ ऑक्साइड के रूप में डाल रखा गया है ना। ये हो गया NaOH, है ना, Na2। ये देखो, दिखा कि नहीं दिखा ये सब? तो ये जो तुम हाँ देख रहे हाँ हो, ये वाइट वाइट कलर के जो आ रहा है, ये तुम्हारा सोडियम है। लेकिन ये अभी भी कैसा है, ये इम्प्योर है। बाद में इसको प्यूरिफाई किया जाएगा और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करके, तो बाद में अलग मेथड। वैसे तो इसमें प्योर मेथड आ जाता है, प्योर ही आ जाता है, इसमें रिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन तुम ये देखो ये है, और इसको चेक करने के लिए बताने के लिए यहाँ देखो, इसमें ये बड़े आराम से कैसे इसको निकाल सकते हो ना। ये है। तो ये तुम्हारा प्योर तुम्हारा वो है, मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से तुम्हारा सोडियम मेटल है, जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करके बड़े आराम से निकाला और कैथोड रे से निकाला है। ये है। समझ में आ गया इतना? हाँ। आ गया ना। तो ये तो तुमने तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ये देखो तुमने तुरंत पानी में डाला, हाइड्रोक्साइड बन गया, तब है ना, दिखा हाइड्रोक्साइड बन गया। जो हमने हम्म। निकाला है उस चीज का वो एग्जांपल है। तो ये जो हमने ये जो प्रोसेस बोला, ये सिंपल सा ऐसा प्रोसेस दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा ये सिंपल प्रोसेस ऐसा है नहीं। इसको अगर तुमको डेराइव करना होगा, दिखाना होगा, तो तुम कुछ इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं केमिकली ऐसे दिखाओगे कि देखो हाँ भैया, कैथोड रे में आपके सोडियम आयंस आके चिपक गए। क्यों? क्योंकि हमने उनको 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड से लाके दिए, तभी जाके आपके कैथोड में सोडियम आयन आके आपके चिपक गए। ये चीज हो गया, ठीक है। ठीक वैसे आपके जो निगेटिव क्लोराइड आयन थे वो आपके एनोड में आके चिपक गए, अट्रैक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि भैया जो आपके जो क्लोरीन आयंस थे इनको हमने मतलब क्या कहते हैं, इनमें निगेटिव का चार्ज इसी वजह से था क्योंकि इन पर मतलब ज्यादा वो था, मतलब क्या कहते हैं निगेटिव चार्ज ज्यादा एक्स्ट्रा था। तो हमने इनसे निगेटिव चार्ज ले लिया और वो हमने जाके किसको दे दिया, एनोड को दे दिया। क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूसली बहती रहनी चाहिए, ये भी है।
तो हमने उसको क्या कर दिया, यहाँ से लेकर उधर दे दिया। तो जैसे ही दे दिया तो इधर साइड भी इसके इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा नहीं हुए, तो जब ज़्यादा नहीं हुए तो फिर इसके भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर हो गए, तो मतलब ये भी नॉर्मल एटम जैसा बिहेव करने लगा। और मुझे मालूम है कि Cl2 ऐसा गैस फिर तुम्हारी क्या हो जाएगी, निकलने लगेगी, ये है। और लेकिन मैं बोलूँ कि चलो ठीक है भैया, अगर NaCl को अगर पॉजिटिव निगेटिव में निकालना है तो लो आप पानी में ही कर देते, तो आप इसको पानी के फॉर्म में नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे एक्वस सोल्यूशन में, तो वैसे ही क्या होगा, जैसे ही आपका सोडियम आएगा, सोडियम पानी के साथ आते ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, तो आपको सोडियम मेटल अचीव ही नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, आपको सोडियम मेटल आपको मिल ही नहीं पाएगा। इसी वजह से जब भी आप कभी भी बड़े बड़े जो हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, इन सबको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करके आप निकालते हो, लेकिन उनको हीट करके निकालते हो, रादर देन आप पानी में डाल के उनके मतलब क्या कहते हैं आयंस को लिबरेट करके निकालोगे। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है अभी? आ गया। आ गया ना? तो ये बहुत बहुत मामूली सा ऐसा टॉपिक था, ज़्यादा कोई बड़ा था नहीं, हाईली रिएक्टिव वाला। इसका आंसर बताओ, जिसका माइक सही हो जाए, सब हो जाए, वो बोल सकता है एक बार, ठीक है? पढ़ो। Sodium metal is extracted using which process? Reduction with carbon, heating it, sulfide, or in air, electrolytic reduction of molten sodium chloride. C वाला. सी वाला, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ इसका आंसर बताओ। When electric current is passed through molten sodium chloride, which two products are formed? Sodium ions and chloride ions, sodium metal and oxygen gas, sodium metal and chlorine gas. C वाला. सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। What is the state of the sodium chloride used for the extraction of sodium metal? Molten. मॉल्टेन, गुड। इसका आंसर बताओ। During the electrolysis of molten sodium chloride, where are the positive sodium ion attract and what process occur? Anode positive electrode oxidation, cathode negative oxidation, anode positive electrode reduction, cathode negative electrode reduction. During the electron molten sodium, where the positive sodium ions attract and what process occurs? Positive cathode B वाला. बी वाला, वेरी गुड। नहीं, बी नहीं, D वाला होगा क्या? डी है ना, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन, रिड्यूस करना है। NaCl में Na को रिड्यूस करा के Na निकालना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Cl को रिड्यूस करा वो करना है। तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, सोडियम का रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन के साथ, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है। और है ना, ये चीज है, इस चीज को समझो, इस बात को। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। What is the half reaction that occurs at the anode positive electrode during the हम्म electrolysis of molten sodium chloride? हम्म Half किसका occurs in the during the electron molten sodium anode का तो B वाला होगा. सबसे पहले तो ये सोचो कि सोडियम क्लोराइड में एनोड में तुम्हारा क्या पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? क्लोरीन. क्लोरीन पाया जाएगा। तो तुम्हारा ए ऑप्शन गया, तुम्हारा सी ऑप्शन गया, अब बचा बी और सी। तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा तुम्हारी रिएक्शन एकदम सही रिप्रेजेंट करा रही है, एक अगर तुमको क्लोरीन एज अ गैस निकालना है तो? B वाली. बी वाला ना, सी वाला नहीं, डी वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया आयोनिक फॉर्म में है। आयोनिक फॉर्म में कभी भी आपका गैस नहीं निकलती है, वो तुम्हारा जब नॉर्मल उसमें डायटोमिक उसमें होता है तब निकलता है। तो ये तुम्हारे दो क्लोरीन के तुम्हारे एटम्स है जिनमें दो नेगेटिव का चार्ज हो जाएगा, तो माने मतलब कि दो नेगेटिव अगर इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं एक्स्ट्रा वाले, तो ये क्लोरीन एज अ गैस निकल जाएगी एनोड से। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। The negative chloride ion Cl minus are attracted to the anode where they gain electron and reduce to form chloride gas, lose electron and are reduced to form sodium metal, lose electrons and are oxidized to form chlorine gas, gain electrons and are oxidized to form chloride atoms. The negative chloride ions are attracted to the anode. नेगेटिव के एनोड में अट्रैक्ट होते हैं तो क्वेश्चन को सोचो। ये सी वाला. हाँ, सी वाला ना, बस सीधी बात है। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना, अगर मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर रहा होता, तभी तो माइनस का साइन लगा है। माइनस का साइन मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, प्लस का साइन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है।
तो एनोड में भाई क्लोरीन आता है, वो तभी आएगा जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तभी माइनस का साइन लगा दिया, लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Why can an aqueous solution of sodium chloride not be used to be obtained sodium metal by electrolysis? An aqueous solution of sodium chloride. Sodium metal is insoluble in water. Sodium metal is produced at the anode, not the cathode. Sodium metal produced would immediately react with water to form sodium hydroxide. C वाला. सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। The electrolysis of an aqueous solution of a sodium chloride will produce primarily sodium metal and chlorine gas, sodium hydroxide and chlorine gas, pure water and solid sodium chloride, sodium metal and water. The electrolysis of an aqueous solution of sodium chloride will produce primarily aqueous solution. B वाला. बी वाला ना, क्योंकि भैया एक्वा सोल्यूशन बोला है, पानी में सोडियम जैसे ही बनेगा वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो हमको कैथोड में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ना कि सोडियम मिलेगा, और एनोड में आपको क्लोरीन गैस मिल जाएगी। ये इसका आंसर बताओ। Which metal is not listed as being extracted by the electrolysis of its molten chloride? Metal is not listed. Calcium, magnesium, aluminium. Aluminium. एल्यूमिनियम। हाँ, एल्युमिनियम को कभी भी हम लोग क्लोराइड के रूप में निकालने की नहीं कोशिश करते हैं। तो देखो, जैसे मान लो कि हम लोग ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं, तो पोटेशियम हो गया, ठीक, तुम्हारा मान लो कि, तो फिर उसके बाद आ जाता है सोडियम हो गया, फिर तुम्हारा कैल्शियम हो गया, फिर तुम्हारा मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो मैं कहता हूँ कि अगर आवाज चली पोटे हुई है. जैसे मान लो कि तुम्हारे कैसे रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। अभी आवाज आ रही है? ठीक है, ये सब कैसे तुम्हारे ये हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम अगर ये ऑक्साइड के रूप में पाए जा रहे हैं तो मैं इनको बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मान वो सॉरी अगर ये क्लोराइड के रूप में पाए जा रहे हैं, किस रूप में पाए जा रहे हैं, अगर ये तुम्हारे क्लोराइड के रूप में पाए जा रहे हैं, तो मैं इनको बड़े आराम से निकाल सकता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करके, है ना। ये अगर ये ऑक्साइड के रूप में पाए जा रहे होंगे तो मैं उतने अच्छे से प्रोसेस से नहीं निकाल पाऊंगा, है ना। तो मेरे लिए वो उतना अच्छा प्रोसेस नहीं है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा है, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम तुम्हारा क्लोराइड के रूप में भी पाया जाता है, एल्यूमिनियम तुम्हारा ऑक्साइड के रूप में भी पाया जाता है, लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट मेथड है एल्यूमिनियम को निकालने का, वो है ऑक्साइड के रूप में। तो कभी भी अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर मैं उसको वो करूं, मॉल्टन करूं और फिर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करूं, तो मेरे लिए बेस्ट होगा। ठीक वैसे ही अगर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम अगर ये तुमको क्लोराइड रूप में मिलते हो, फिर इनको अगर तुम मॉल्टन करके करते हो, तो ये तुम्हारे लिए फिर ज्यादा बेस्ट होगा। तो एल्युमिनियम मेटल का इसी वजह से उसको अलग तरीके से पढ़ाया जाता है कि हाँ देखो, अगर मेरे को एल्युमिनियम मेटल को निकालना है एल्युमिनियम के ऑक्साइड से, तो मुझे मॉल्टन स्टेट में ऑक्साइड मिले तो ज्यादा बेस्ट है ना। तो मैं क्या लिखता हूँ, Al2O3 का मैं वो कराऊंगा इलेक्ट्रोलाइसिस, तब जाके मेरे को एल मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा और मुझको ऑक्सीजन मिलेगा। और मैं देख के बता सकता हूँ कि हाँ, अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया है तो इसका मतलब है कि भैया एल्युमिनियम आपका कैथोड में मिलने वाला है और ऑक्सीजन गैस आपको कहाँ मिलने वाली है, आपको एनोड में मिलने वाली है। और यही देखो, यही प्रोसेस ऐसा यहाँ भी बताया गया है। ये देखो ग्राफाइट की वो तुम्हारे वो बना के ऐसे किया गया है ऑक्साइड निकालने के लिए, फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, निगेटिव टर्मिनल में ऐसे जुड़ जाएगा, ऊपर ग्राफाइट पॉजिटिव होता है तो ऊपर जाके वो सब चपक जाएगा, ये चीजें। तो यहाँ देखो थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया गया, लेकिन प्रोसेस वही है, सिंपल वैसा ही प्रोसेस हो रखा है, सिंपल एज इट इज, है ना। तो मॉल्टन स्टेज में जब भी आप एल्युमिनियम ऑक्साइड को मॉल्ट कर दोगे तो उसमें वो आयंस के रूप में टूट जाएगा, Al3 पॉजिटिव और तुम्हारा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव रूप में टूट जाएगा, ये है। और जब भी आप इसको तोड़ोगे तो मुझे मालूम है कि जो आपका कैथोड है, कैथोड उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 3 पॉजिटिव इसी वजह से आया ही है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। और अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड दे दे रहा है तो वो आयन से फिर से वो तुम्हारा मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो Al एज अ मेटल तुम्हारा निकल कर आ गया। ठीक है, ऐसे ये भी है। तो अगर तुम्हारा ऑक्सीजन आयन बनकर आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पास तुम्हारे पास 2 निगेटिव के चार्ज ज्यादा है। तो एक काम करते, 2 निगेटिव के चार्ज इससे ले लेते, एनोड को दे देते। ऐसे अगर तुम्हारे पास 2 कार्बन के 2 ऑक्सीजन के एटम है तो ऐसे 4 हो जाने चाहिए। तो मैंने क्या कि 4 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए, लेकर एनोड को दे दिए, तो अब इसके पास फिर से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर हो गए। तो मतलब फिर से तुम्हारा एज अ नॉर्मल एटम आ गया, ऑक्सीजन एज अ गैस डायटोमिक पार्टिकल। तो फिर वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ऐसे निकल आएगा। तो ये चीज है। तो ये तो कोई बॉक्साइट है, इस बॉक्साइट में गैंगिव है,
और इस बॉक्साइड में जो तुम्हारा एल्युमिनियम पाया जा रहा है वो किस रूप में पाया जा रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में पाया जा रहा है। लेकिन क्या Al2O3 इसको कंसंट्रेटेड मिल रहा है इसमें? नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि भैया इसमें क्या हो रखा है, आपका गैंगुई भी पाया जा रहा है। तो मैंने क्या किया, अब इसको थोड़ा सा बदला। मैंने क्या किया, इसको इसका गैंगुई हटाया, और जैसे गैंगुई हटाया तो ये है एक्चुअली में मेरा पास बनकर जो आया है, ये है मेरा ओर। ये क्या है, ये मेरा ओर हो गया। और ये ओर कैसा है मेरा, ये कंसंट्रेटेड ओर है। ये कैसा ओर है तुम्हारा, ये कंसंट्रेटेड ओर है। बाद में फिर मैं इसको लेकर गया तुम्हारा इधर साइड, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक चेन, जहाँ तुम्हारे टैंक्स हो रखे हैं, जहाँ तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करूंगा, जिसमें से जो मेटल है, जो तुम्हारा एल्युमिनियम है, वो तुम्हारा कैथोड में आएगा। और जो तुम्हारा एनोड है, एनोड में तुम्हारा ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि यहाँ जो तुम्हारा एल्युमिनियम लिया गया है वो ऑक्साइड में लिया गया है, Al2O3 में लिया गया है। तब जाके तुमको मतलब क्या कहते हैं, एज अ एल्युमिनियम मेटल तुमको मिल जाएगा। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। चल ठीक है, आज इसका आंसर बताओ। Aluminium metal is extracted by which process? The reduction of its oxide with carbon, electrolytic reduction of molten aluminum oxide. B वाला। बी वाला वेरी गुड है ना। ये अगर मान लो कि यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड लिखा होता तो कभी नहीं। ठीक, ये आ जाओ अब इसका आंसर। When electric current is passed through molten aluminum oxide, which products are formed? Aluminum oxide, water, aluminum metal, and hydrogen gas. C वाला aluminum metal and oxygen gas. वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। The free ions present in molten aluminum oxide are Al2 plus and O2 minus, Al3 plus and O minus, Al3 plus and C वाला। सी वाला। और ये ऐसा, अच्छा, एल के ऊपर 3 पॉजिटिव का चार्ज है, ये सब आता है ना, ये सब क्यों आया? क्योंकि भैया अगर एज अ एल्युमिनियम की बात की जाएगी तो इसके आउटर मोस्ट शेल, एल शेल में कितने हाँ, इलेक्ट्रॉन होते हैं? भैया 5 होते हैं। तो इसमें पाँच। 3 हाँ, की कमी होती है। तो 3 की कमी है, जब भी 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसी वजह से सॉरी, नहीं भाई देता है ना हाँ ये तो। हाँ, ये इसके ऊपर 3 होते हैं। तो ये क्या तीन करेगा, होता अपनी है। शेल को छोड़ेगा। तो जैसे ही छोड़ेगा तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव के चार्ज आ जाएंगे। ये हो गया ना। तो 3 पॉजिटिव के चार्ज कब आए, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़े हैं। तो लो मैं 3 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ कैथोड से। तो जैसे ही कैथोड से 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो कैथोड में जाके फिर से ही मेटल बन जाएगा ना, फिर से इसको आयन बनने की जरूरत नहीं। तो वही है, आगे तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, वही वाला पूरा खेल इसमें हो रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये चलो भाई इसको बता। During the electrolytic reduction of molten aluminum oxide, which electrode does the positively charged aluminum ion migrate to, and what process occurs? Anode positive electrode oxidation, cathode negative electrode oxidation, anode positive electrode reduction, cathode negative reduction, negative electrode reduction. During the electrolysis molten aluminum, which electropositively charged aluminum positively charged होती जो रिडक्शन भैया सी वाला। रिडक्शन या रिड्यूस किया जा रहा है। ये जो हाँ। कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड तुम्हारा हो रखा है, इस कंपाउंड से एल्युमिनियम को रिड्यूस किया जा रहा है। मतलब कि एल्युमिनियम को निकाला जा रहा है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि ऑक्सीजन लाना। तो लेकिन यहाँ इस एल्युमिनियम को उससे ऑक्सीजन हटाया जा रहा है। तो अगर ऑक्सीजन हटाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या, उसमें रिडक्शन हो रहा है। ये है ना। और ये कहाँ तुम्हारा एल्युमिनियम कहाँ निकल रहा है, तुम्हारा कहाँ निकलेगा? एनोड एनोड, एनोड। एनोड में निकलेगा एल्युमिनियम। नहीं एल्यूमिनियम कैथोड में निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी डी वाला। वाला। डी डी गधे, वाला। कैथोड। हाँ, ये आज आप इसका आंसर बताओ। What is the overall change in the oxidation state of the oxide ion when it reacts at the anode? What is the overall change in oxidation state of the oxide ion when it reacts at anode? हम्म The O2 negative ion gain 4 electron to form O2. The O2 negative ion loses 4 electron. The O2 negative ion less 3 electron to form O2 positive. The O2 3 ions to form O2 negative. D वाला। नहीं,
नहीं नहीं नहीं, लूज करता है, सी वाला होगा। नहीं, क्यों? देखो इसमें पॉजिटिव का चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, लूज किए थे। पॉजिटिव, हाँ लूज लूज किए थे करे तभी थे। तो उसमें है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको गेन करा दूं तो ये फिर से तुम्हारा मेटल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ मुझे। हाँ बन जाएगा, ठीक है। ऐसे तुम्हारा जो ऑक्सीजन है ये भी तुम्हारा निगेटिव आयन के रूप में हो रखा है। तो ये निगेटिव आयन के रूप में क्यों हो रखा है, क्योंकि इसने चार्ज क्या किए गेन थे, करा। इलेक्ट्रॉन गेन किए थे। तो एक काम कराते हैं, हाँ इसको लूज करा देते हैं। अगर मैं इसको लूज करा दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये फिर से आपका और ऑक्सीजन तुम्हारा एटम ऐसा निकल कर आ जाएगा ये। तो तुम इसमें पहले तो देख लो कि कहाँ कहाँ तुम्हारा लूज लिख रखा है। तो भाई डी ऑप्शन गलत तुम्हारा, फिर ए ऑप्शन गलत गलत हो गया, गलत। है ना, हाँ गलत हो गया। अब उसके बाद तुम इसमें देखो ये है। तो तुम्हें मालूम है कि भैया अगर एक ऑक्सीजन एटम है वो है, तो उस पे चार्ज कितना आता है, दो निगेटिव का चार्ज आता है। तो अगर हम्म मान लो कि मैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं दो देता हूँ, ठीक है, दो अगर मैं लूज कराता हूँ, माइनस का टू करता हूँ, तब जाके मतलब क्या कहते हैं, मेरे को एक ऑक्सीजन एटम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ मुझे। हाँ मिलेगा। मिलेगा। लेकिन मुझे तो क्या ऑक्सीजन कभी भी सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट करता है, नहीं। नहीं करता। उसको दो के रूप में चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ भैया दो ऑक्सीजन एटम ले लूं, तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ मेरे को फिर कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कराना पड़ेगा, चार फोर। को कराना पड़ेगा। तो जैसे मैं चार को कराऊंगा तो फिर मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। फोर। तब इस फॉर्म में तुम्हारे डायटोमिक रूप में तुम्हारा ये जो ऑक्सीजन है स्टेबल रूप में तुम्हें मिल जाएगा। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, बी वाला। बी वाला। एक बार अगर तुम बेसिक समझ लो भाई, पूरा पूरी टेंथ आसान हो जाती है। एक टॉपिक अगर तुम चैप्टर वन से भी पढ़ रहे होते तो भी तुमको आ जाता। ये बताओ। In the electrolysis of molten aluminum oxide, oxygen gas is produced at the anode, positive electrode, because the negative oxide ions are reduced by accepting electrons, are oxidized by giving up electron, react with the cathode material, form a stable compound with aluminum, because the negative oxide are reduced by accepting electron, are oxidized by giving up electron, react with cathode material. सी वाला। सोच। क्यों नहीं आ क्वेश्चन रहा बोल फिर? रहा है कि जब भी तुम हम्म। इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो जो तुम्हारी ऑक्सीजन है तुम्हारे एनोड में जाएगी। समझ हाँ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि जो हाँ। तुम्हारे निगेटिव आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव आयंस के साथ क्या होता है, वो तुम्हारे कैथोड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। या वो जो निगेटिव आयंस है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर देते हैं। इस वजह से क्या है, सोच। वो ऑक्सीजन वो ऑक्सीडाइज करते हैं, सॉरी रिड्यूस होते हैं, मतलब दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ना, गिव अप कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर देंगे। ये जो इनके ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर देगा, ये गिव अप कर देगा, माइनस का साइन आ रहा है। तो जैसे ही गिव अप करेगा तभी तो जाके इसके ऊपर चार्ज आएगा, है ना, तभी तो तुम्हारी ऑक्सीजन बनेगी। तो यही बोल रहा है। और यहाँ जो ऑक्सीडाइज का मतलब है, ये ऑक्सीडाइज का मतलब है कि एनोड तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनोड में तुम्हारा ऑक्सीजन आ रहा है। तो वो ऑक्सीजन तभी आएगा ना जब वो तुम्हारा आयन के फॉर्म में जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गिव अप कर दे रहा है, मतलब कि लूज कर दे रहा है। ये गिविंग अप मतलब है यहाँ लूज करना, गेन करना नहीं है गिविंग अप भाई। ये मेरे को बचपन से गिविंग, और गिविंग का मतलब होता है लेना। ये चाहे गिविंग गिविंग ऐसे लिख कर आ जाए, चाहे गिविंग अप लिख कर आ जाए, मैं समझता था गिव मतलब लेना, तो गिव मतलब भी लेना। ये आ जाओ आप इसका आंसर बताओ। द प्राइमरी ओर ऑफ एल्यूमिनियम शोन इन द इमेज इज कॉल्ड। चलो ठीक है, अब इसको मैं ऐसे ऐसे बताओ। मुझे बताओ हेमाटाइट में तुम्हारा किसका निकलता है, वो कौन सा मेटल निकलता है। हेमाटाइट में कौन सा सब हम्म मतलब? मैं जैसे क्वेश्चन तो ये बोला है कि मुझे बताओ कि जो एल्यूमिनियम का जो ओर है वो कौन सा ओर है, क्वेश्चन ये बोला है भाई। ऑक्साइड। ऑक्साइड बॉक्साइट है होता तो है। ठीक। वैसे मुझे तो हेमाटाइट का कौन सा किसका ओर है, हेमाटाइट वो कुछ पी से कुछ कुछ नाम बताता है अपने। साले गधे, आयरन का है। आयरन का है। हेमाटाइट मैग्नेटाइट याद आ रहा है, हाँ ये तो हेमाटाइट मैग्नेटाइट तो याद है। आयरन का। लेकिन आयरन किस फॉर्म में मिलेगा, ऑक्साइड में मिलेगा, ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन सेकंड ऑक्साइड या फिर आयरन थर्ड ऑक्साइड, ये चीज हो गया। ठीक। वैसे मुझे तो ये सीनावार, जो सीनावार हो रही है किस में मिलेगा, किसका है मेटल अरे का। ये तो उसका है, अरे कॉपर का नहीं। नहीं, अरे वो अरे याद था ये। चल मैंने ये लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, सिंबल लिख दिया, बता भाई।
HG। हम्म किसी और को आता है? बताओ भाई, करो जरा मैसेज में। अमन तू बता भाई, तेरा तो माइक ही ऑफ है। एच जी, मरकरी गधे। मरकरी। मरकरी, और ये मरकरी किस फॉर्म में मिलेगा? ऑक्साइड या सल्फाइड, किस रूप में मिलेगा? ये सल्फाइड। सल्फाइड, तो इसको क्या बोलोगे तुम? एच जी एस लिख दोगे। ये हो गया। हाँ, रॉक साल्ट में तुम्हारा किसका ये हो रहा है? रॉक सॉल्ट NaCl। NaCl मिलेगा, मतलब कि यहाँ से आपको सोडियम मिलेगा। लेकिन यहाँ NaCl से पहले बोल भाई सोडियम निकालना है, और यहाँ सोडियम सोडियम। आपको क्लोराइड के रूप में मिल रहा है। किस रूप में मिल रहा है आपको? क्लोराइड के रूप क्लोराइड। में मिल रहा है, ठीक है। तो आज केवल मतलब क्या कहते हैं, रिएक्टिव मेटल्स के बारे में पढ़ाते हैं, कल मॉडरेट मेटल्स के बारे में पढ़ाएंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। इसका आंसर बताओ। The chemical formula for the compounds present in the aluminum ore is the chemical formula of the compound present in the aluminum ore is Al2 Al2O3 dot 2 H2O। ये 2s2 का मतलब है कि भैया वो जो कंपाउंड था, जो मतलब पत्थर है, उसमें वो थोड़ा सा पानी है, कहीं ना कहीं उसमें हाइड्रेटेड हो रखा है, थोड़ा बहुत उसमें पानी मिल रखा है, ये है ना। आ ये जाओ। पॉइंट के बाद वाला जरूरी थोड़ी लिखना कि जरूरी है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो तो नेचुरल है, ऐसा लिख भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको बताओ। What process is used in the electrolytic tank to obtain aluminum metal from purified aluminum oxide? Reduction with carbon heating alone, electrolytic reduction of molten oxide. C वाला। सी वाला ना, वेरी गुड। तो देखो, आज बस मैं केवल हाईली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बताया। कल तुम्हारा मॉडरेट हो जाएगा, फिर तुम्हारा लीस्ट हो जाएगा, वो है क्योंकि आज बस थोड़ा सा बेसिक समझो, ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जी? व्हाट 3 process usually takes to get metal from its ore? ये हो गया। तो तुम बताओगे भैया मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट तरीके से मेटल को उसके ओर से निकाला जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला कंसंट्रेशन किया जाता है ओर का, फिर दूसरे प्रोसेस में उस कंसंट्रेटेड ओर को आपको मेटल के रूप में निकालते हो, फिर तीसरे उसमें आप उसको रिफाइन कर देते हो। तो ये आपका मान लो कि 3 मार्क्स का है, या है ना, 3 मार्क्स का नहीं, 2 मार्क्स का समझो। ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज गैंगवे, ना, गैंगवे की स्पेलिंग, व्हाट इज गैंगवे एंड हाउ इट इज हेल्पिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय रिमूविंग, है ना। ये हो गया। ये भी तुम्हारा आराम से मान लो कि 2 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 3, metals which are highly reactive, are get by electrolysis process, illustrate, है ना। ये हो गया आराम से, तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। और इसमें जो आप मेटल लेने वाले हो, वो मेटल लेने वाले हो सोडियम एज इन क्लोराइड, एल्यूमिनियम एज इन ऑक्साइड, है ना। ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4, वाई आयंस ऑफ मेटल, वाई इफ आयोनिक मेटल फाउंड इन aqueous solution, why ionic metal
in aqueous solution is not worthy enough to extract metal in electrolysis process, electrolytic reduction. Give reason. मुझे पहले बताओ इन 4 क्वेश्चन में अगर तुमको कोई भी दिक्कत हो तो। ये थर्ड और फोर्थ वाला क्वेश्चन अगर समझा दीजिए भैया, क्या है इसमें? भाई थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला कि जो तुम्हारे मेटल जो हाईली रिएक्टिव होते हैं आप उन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू मतलब क्या कहते हो वो करते हो, गेट करते हो। मेटल विच आर हाईली रिएक्टिव आर गेट बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। समझे कि नहीं समझे? है ना, ये चीज है। इसको इलस्ट्रेट करना है। तो जो मेटल है उसमें से आपको पहले सोडियम वाला बताना है कि सोडियम जब क्लोराइड फॉर्म में होता है तो कैसे उस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू अचीव करते हैं, और जो तुम्हारा एल्यूमिनियम है ऑक्साइड के रूप में पाए रहते हैं तो हम लोग उसको कैसे अचीव करते हैं। ये हो गया। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये बोल रहा है कि जितने भी आयोनिक मेटल हो गया, है ना, जैसे तुम्हारा सोडियम Na पॉजिटिव, तो अगर वो जो Na पॉजिटिव वो आ रहा है वो एक्वस सोल्यूशन में आ रहा है, पानी में डालने की वजह से आ रहा है, तो वो हमारे लिए वर्दी क्यों नहीं है? अगर हम उसको उस समय अगर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू निकाले तो तुम तुरंत बता दोगे, क्योंकि भैया जो मेटल है वो तुरंत वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बना देगा, है ना। ये हो गया। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ। आ गया? एक सेकंड रुक जाओ। ठीक, ये हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, गैंगुई के बारे में हो गया। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। चौथा क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, 1 घंटा